नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। संसदीय प्रणाली में देश की शासन व्यवस्था की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। हालांकि इस व्यवस्था को चलाने और प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी होता है। देश के चहुमुखी विकास और जनता की समस्याओं से जुड़े मुद्दों को हल करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। वैसे तो हर क्षेत्र में अलग अलग मंत्रालय और विभाग की व्यवस्था है, जिनकी जवाबदेही अपने अपने क्षेत्र के विकास और समस्याओं को लेकर होती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे मसले देश के सामने आ खड़े होते हैं जिनका समाधान बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिए नई नीतियों और योग्यताओं को लागू करने की जरूरत होती है। ऐसे हालात में बड़े पैमाने पर विकास के कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया जाता है। मंत्रिमंडलीय समितियां इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए गठित की जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 नई मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही पहले से मौजूद 6 मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन किया गया है। इसके बाद मौजूदा वक्त में कुल 8 मंत्रिमंडलीय समितियां अस्तित्व में आ गई हैं। विशेष में आज हम बात करेंगे इन्हीं मंत्रिमंडलीय समितियों की। इसके साथ ही बात करेंगे मंत्रिमंडलीय समितियों के गठन और विशेषताओं की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए 2 नए कैबिनेट कमेटी का गठन किया है। निवेश और आर्थिक वृद्धि पर 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है। वहीं रोजगार और कौशल विकास के लिए 10 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई है। इसके अलावा पहले से कार्यरत 6 कैबिनेट कमेटियां का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत से अब कुल 8 कैबिनेट कमेटी हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह इन सभी समितियों में शामिल हैं। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 नई मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया है। इसके साथ ही पहले से मौजूद 6 मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन भी किया गया है। 2 नई समितियों के गठन के बाद आज वर्तमान में कुल 8 मंत्रिमंडलीय समिति हो गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 नई मंत्रिमंडल समितियों की। 2 नई बनी समितियों में पहली समिति है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यों वाली मंत्रिमंडलीय समिति है। इसमें प्रधानमंत्री के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं। ये समिति आर्थिक वृद्धि दर, विकास और निवेश को बढ़ाने के तरीकों पर विचार करेगी। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ही कैबिनेट की ये विशेष समिति अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाने के लिए जरूरी विकल्पों पर विचार करेगी। सरकार का मकसद ये इसमें है स्पष्ट कि इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ जो इकोनॉमी में है उसके ऊपर अच्छा फोकस किया जाए, जिससे कि जो अभी लोग कह रहे हैं कि 7.5% ग्रोथ होगी, लेकिन कैसे इसको और अच्छा इंश्योर किया जाए और कैसे इस इन्वेस्टमेंट्स अगले 5 सालों में और अच्छे आएँ हमारी इकोनॉमी में, तो कैसे इसके ऊपर अच्छा फोकस हो। इसके अलावा रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट बनाई गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 10 सदस्य हैं। बाकी सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। ये समिति बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के विकल्पों पर विचार करेगी। साथ ही लोगों में कौशल विकास के लिए भी ये समिति विचार करेगी। पिछले चुनाव के वक्त बात हो रही थी कि एम्प्लॉयमेंट में कमी आई है। हाल का जो रिपोर्ट आई है जो लेबर की, उसके में भी
ये दिखा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट की में आवश्यकता है, तो उसको सरकार चाहती है कि बहुत विशेष रूप से उसके ऊपर फोकस किया जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पहले से कार्यरत 6 मंत्रिमंडलीय समितियों का पुनर्गठन भी किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह इसके सदस्य होंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन यानी आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति में 4 सदस्यों को रखा गया है। इस समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति में अन्य सदस्य होंगे। अब बात कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की। इस समिति में कुल 12 सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। तो ये स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, ये सभी कैबिनेट्स में रहती हैं। इनको पुनर्गठित उन्होंने अपना किया है। जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, उसके बारे में जब नए मंत्री आते हैं तो उसमें कौन कौन भाग लेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है, तो उसमें कौन मंत्री है, कौन कौन भाग लेंगे। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूट जब किया जाता है, जब नई सरकार बनती है, तो ये तय करती है कि उसमें कौन कौन मंत्री भाग लेंगे। तो उसका मकसद ये होता है कि उसको अपना रिकॉन्स्टिट्यूट करके जिसके विषय में प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि वो उसका भाग लेना चाहिए और उसमें वो अपना अच्छा तरीके से अपना पार्टिसिपेट करके सरकार को राय दे सकते हैं, तो वो प्रधानमंत्री जी उसको तय करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इसके सदस्य हैं। ये समिति संसद का सत्र बुलाने के लिए तारीखों की सिफारिश करती है। महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर सरकार की मदद करने वाली राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में 12 सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, हरसिमरत कौर बादल, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, अरविंद सावंत और प्रहलाद जोशी इस समिति के अन्य सदस्य हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर इसके सदस्य हैं। ये समिति विदेशी मामलों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को देखती है। ये सब लोग मिल करके तय करते हैं कोई अगर सिक्योरिटी मैटर आता है तो क्या उसके बारे में निर्णय लेना है। तो इन कैबिनेट कमेटीज़ में फ़ायदे ये होते हैं कि कैबिनेट काफ़ी बड़ी है, 28-30 लोग होते हैं, तो उसके सामने ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस डिटेल्स में नहीं तय होती हैं। तो ये जो छोटा ग्रुप है वो अपना डिटेल्स में डिस्कस करता है और फिर आसानी से निर्णय ले पाता है। मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन या पुनर्गठन तब किया जाता है जब नई सरकार कामकाज संभालती है या मंत्रिमंडल में फेरबदल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, जबकि अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज को देखने के लिए अनेक कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होते हैं। कई बार सरकार के कार्यों को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री कैबिनेट के चुनिंदा सदस्यों के साथ अलग अलग कैबिनेट समितियों का गठन करते हैं और ऐसी कैबिनेट समितियों को अनेक महत्वपूर्ण कार्य सौंपते हैं। आइए जानते हैं क्या होती है मंत्रिमंडलीय समिति और उसका महत्व। जब कभी सरकार को लगता है कि जनहित के कार्यों में तेजी लाने और विकास को और अधिक गति देने की जरूरत है, तो वो मंत्रिपरिषद के अलावा मंत्रिमंडलीय समिति का गठन कर सकती है। यानी सरकार किसी खास गतिविधि या नीति को प्रमुखता से आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन करती है।
आमतौर पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किसी विषय पर लिए गए निर्णय को सरकार का निर्णय माना जाता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहें तो उस निर्णय पर दोबारा से विचार किया जा सकता है। मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडलीय समिति हैं, इन समितियों के हर एक के अलग अलग स्पेसिफिक कार्य जब वो समिति बनाई जाती है तो उसको दिए जाते हैं। जैसे ये कमेटी एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की है, अब इसको उन्होंने ये दिया है कि क्या क्या आप स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए देंगे। तो जब समिति बनाई जाती है तो उसी के साथ साथ उसके कार्य भी उसमें दिए जाते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियां दो तरह की होती हैं, पहली स्थायी समिति और दूसरी तदर्थ समिति। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जबकि तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं। कई बार कुछ विशेष समस्याओं से निपटने के लिए समय समय पर तदर्थ समितियां गठित की जाती हैं। तदर्थ समितियों का कार्य पूरा हो जाने के बाद इनका विघटन कर दिया जाता है। दरअसल संविधान में मंत्रिमंडलीय समितियों की कोई चर्चा नहीं की गई है। हालांकि इन समितियों की स्थापना का प्रावधान सरकार के कार्य संचालन नियमावली 1961 में किया गया है। सरकार के कार्य संचालन नियमावली 1961 की पहली अनुसूची में मंत्रिमंडलीय समितियों के गठन की बात कही गई है। मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन प्रधानमंत्री द्वारा परिस्थिति और अनिवार्यता के मुताबिक समय समय पर किया जाता है। जरूरत के हिसाब से इन समितियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। ये प्रधानमंत्री ही तय करते हैं कि किसी स्थायी समिति में कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे। आमतौर पर इन समितियों में सदस्यों की संख्या 3 से 8 होती है, लेकिन जरूरत के मुताबिक इस संख्या को कम या ज्यादा किया जा सकता है। मंत्रिमंडलीय समितियों के सदस्य अमूमन कैबिनेट मंत्री होते हैं, हालांकि गैर कैबिनेट मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इन समितियों में केवल विषय से जुड़े मंत्री ही नहीं, बल्कि अन्य वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 सब क्लॉज 3 में प्रेसिडेंट ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बनाए हैं। इन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में इसके 12 रूल्स हैं। उसका जो रूल 6 है उसमें ये है कि उसके रूल 1 में तो एक स्टैंडिंग कमेटी बनती है। तो ये जो 6 कमेटीज़ हैं और ये 2 कमेटी अब बनी हैं तो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, जो कि हमेशा परमानेंटली रहती हैं और उनमें जब भी कोई कैबिनेट के सामने मैटर आता है तो वो उसको रेफर कर सकते हैं। तो इनकी भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि यही सारी कमेटीज़ के फैसले कभी कभी जो हैं वो एक पॉलिसी के तहत आते हैं, कभी कभी वो पॉलिसी जो है उसके लिए निर्णायक बनाने के लिए उनको पार्लियामेंट से पास कराना होता है, बिल के रूप में पेश करना होता है। तो ये सारे इन कमेटीज़ के जरिए ही जिसको कहना चाहिए सुचारू रूप से चलते हैं। तो इनकी व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत, जिसे कहना चाहिए, अहम है। मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता आमतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं। कभी कभी गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी इन समितियों की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री समिति के सदस्य होते हैं तो वो ही इसकी अध्यक्षता करते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियों का काम काफी महत्वपूर्ण होता है। ये अनेक महत्वपूर्ण मसलों को सुलझाने के साथ ही नीतिगत मुद्दों पर भी विचार करती है। मंत्रिमंडलीय समितियां न केवल समस्याओं और मुद्दों का निपटारा करती हैं, बल्कि मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव भी तैयार करती हैं और साथ ही निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इन समितियों द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है। मंत्रिमंडलीय समितियां मंत्रिमंडल के कामकाज के बोझ को कम करने का काम भी करती है। इसके अलावा ये समितियां नीतिगत मामलों की गहन अध्ययन और प्रभावी समन्वय स्थापित करने का काम भी करती है। ये समितियां श्रम और प्रतिनिधि मंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित है। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय समितियां काफी सशक्तिशाली मानी जाती हैं। इन्हें कई बार सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंत्रिमंडलीय समितियों का दायित्व विभिन्न मुद्दों का हल निकालना है, जो मंत्रिमंडल के लिए मददगार होती हैं। लेकिन इससे पहले मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त मंत्रियों के समूह का प्रचलन भी था। मंत्रियों का समूह भी अलग अलग मुद्दों या विषयों को देखता था। ये समूह GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और EGOM यानी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कहलाते थे।
इन मंत्रियों के समूह को 2014 की सरकार ने समाप्त कर दिया। आइए जानते हैं मंत्रियों के समूहों और उनके दायित्वों के बारे में। मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन सरकार परिस्थिति के हिसाब से करती है, लेकिन 2014 से पूर्व की सरकारों में मंत्रिमंडलीय समितियों के अतिरिक्त मंत्री समूहों के गठन का प्रचलन भी रहा था। ये समूह भी विभिन्न मुद्दों और विषयों को देखते थे। इनमें से कुछ मंत्री समूहों को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होता था, जबकि अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजते थे। मंत्री समूह पिछले 2 दशकों में एक संस्था के रूप में मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाने का अहम जरिया बन गई थी। ये एक अस्थायी निकाय होती थी जो नाजुक समस्याओं पर मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं भेजती थी। मंत्री समूह 2 प्रकार के होते थे, मंत्री समूह यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और शक्ति मंत्री समूह यानी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। दोनों समूहों का दायित्व और भूमिका अलग अलग होती थी। देखिए, जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडलीय समिति हैं, इन समितियों के हर एक के अलग अलग स्पेसिफिक कार्य जब वो समिति बनाई जाती है तो उसको दिए जाते हैं। जैसे ये कमेटी एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की है। अब इसको उन्होंने ये दिया है कि क्या क्या आप स्किल डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए देंगे। तो जब समिति बनाई जाती है तो उसी के साथ साथ उसके कार्य भी उसमें दिए जाते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं उसके उसमें शेड्यूल में लिखे हैं कि ये कमिटीज़ हैं, इनके ये क्या कार्य क्या क्या दिए जाएंगे। और जब वो कमिटीज़ बनाती है स्टैंडिंग कमिटीज़, तो उन स्टैंडिंग कमिटीज़ में उनके हर एक के कार्य लिखे रहते हैं। बात करें मंत्री समूह की, तो जिस मंत्रालय के लिए मंत्री समूह का गठन होता था उसका मंत्री समूह में शामिल हो जाता था। जब मंत्रालय को सलाह देने का काम समाप्त हो जाता था तो मंत्री समूह को भंग कर दिया जाता था। 2013 में मंत्री समूहों की संख्या 21 थी। मंत्री समूह ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 के प्रतिवेदन, कोयला क्षेत्र के लिए विनियमन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि और भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक समेत 21 महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार और अनुशंसा भेजने का काम किया। इसके अलावा 2013 में 6 शक्ति संपन्न मंत्री समूहों का भी गठन किया गया था। मंत्री समूह जहां केवल अपनी अनुशंसा मंत्रालय या कैबिनेट को भेजते थे, वहीं शक्ति संपन्न मंत्री समूहों को किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट कैबिनेट को भेजने के साथ कैबिनेट की ओर से फैसले लेने का भी अधिकार दिया गया था। शक्ति संपन्न मंत्री समूह गैस के मूल्य निर्धारण के लिए अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और स्पेक्ट्रम खाली करने जैसे 6 मामलों के लिए अस्तित्व में आए। विभिन्न मंत्रालयों और कैबिनेट को शक्ति संपन्न मंत्री समूह की अनुशंसा या फैसलों से मदद मिलती थी। मंत्रिमंडल, पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री का एक अपना प्रेरोगेटिव है, जिसको आप कहते हैं कि कौन सी कमेटी का कौन मंत्री उस कमेटी में होगा। जनरली ये देखा गया है, प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और जो विशेष मंत्रालयों के, यानी कि जो ऐसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके मंत्रियों का ये एक संगठन होता है। और ये जाहिर सी बात है कि इनको बनाने के लिए जो है सबसे पहली सहमति प्रधानमंत्री की खुद की होती है। तो प्रधानमंत्री जिनको जिस काबिलियत के हिसाब से उन कमेटी में समझता है कि उनका कोई एक भूमिका हो सकती है, तो वो उस कमेटी को, उन मंत्रियों को आमंत्रित करके इन कमेटीज़ में जो है उनको ये गठित की जाती हैं। लेकिन मंत्री समूहों के कामकाज पर बनी द्वितीय सुधार आयोग 2005 से 2009 ने अनुशंसाएं और टिप्पणी की। आयोग की राय में बड़ी संख्या में समूहों के मंत्री एक समय पर एकत्रित नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बड़े मामलों में विलंब हो जाता है। आयोग ने अनुभव किया कि मंत्री समूहों की संख्या के अधिक चयनात्मक उपयोग से उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। आयोग की अनुशंसा और टिप्पणी का असर 2014 में ही देखने को मिला। अतीत से अलग हटकर कार्य करने के इरादे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2014 को सभी मंत्री समूहों और शक्ति संपन्न मंत्री समूहों को अधिक जवाबदेही एवं सशक्तिकरण के लिए समाप्ति की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि मंत्री समूहों और शक्ति संपन्न मंत्री समूहों के स्तर पर जो मामले लंबित होंगे, उनका निपटारा मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाएगा।
इस तरह कैबिनेट की मदद के लिए मंत्री समूहों और शक्ति संपन्न मंत्री समूहों का अंत हुआ, ताकि जनहित से जुड़े मामलों पर सरकार के काम में तेजी आए और लंबे समय से अटके मामलों पर फैसले हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंत्रिमंडलीय समिति से मंत्री परिषद का काम आसान होता है। सरकार में मंत्री परिषद के लिए संविधान में खास प्रावधान है। पहले मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते थे, लेकिन अब सिर्फ कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री ही बनाए जाते हैं। कुछ विभागों के लिए राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। जिन विभागों या मंत्रालयों के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, उनमें कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। आइए मंत्री परिषद की संरचना और सरकार में उनकी भूमिका के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संचालन और शक्तियों के प्रयोग में सहायता और सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के मुताबिक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। मंत्री परिषद में 3 स्तरीय मंत्री होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री। मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। इन सबको मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। कैबिनेट स्तर का मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है और उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। राज्य मंत्री को किसी विभाग का प्रभार सौंपा जा सकता है। सरकार की नीति का निर्णय मंत्रिमंडल के सदस्य ही करते हैं, लेकिन किसी विभाग के संबंध में नीति निर्धारण करते समय उस विभाग के राज्य मंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। The Council of Ministers consists of Cabinet Minister, Minister with independent, Minister of State with independent charge और Normal Minister of State। पहले डिप्टी मिनिस्टर भी हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय से डिप्टी मिनिस्टर्स को लेने की प्रथा खत्म हो गई है। लेकिन जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वही अटेंड करते हैं, अनलेस कि ऐसा कोई मंत्री जिसका रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री हैं या जूनियर मंत्री हैं, तो वो उनको भी कैबिनेट में आमंत्रित किया जाता है। मूल भारतीय संविधान में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है। समय समय पर और आवश्यकता के आधार पर मंत्रियों की संख्या में फेरबदल होते रहे हैं। 91वें संविधान संशोधन 2004 के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मंत्री परिषद में उन्हीं व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन संसद सदस्य न होने वाले व्यक्ति को भी मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उन्हें 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल देश के प्रशासन, आर्थिक सुधार, सुरक्षा और विदेशी राज्यों के संबंध में नीति का निर्धारण करता है और मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही केंद्र का शासन चलाया जाता है। इस तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका के प्रधान यानी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके अलावा मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के कार्यों के लिए भी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रियों के विभागों के संबंध में संसद में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसका उत्तर मंत्री को देना होता है, लेकिन लोकहित या गोपनीयता के आधार पर सवाल का जवाब देने से इनकार किया जा सकता है। मंत्री किसी भी सदन से चुना जा सकता है और कोई भी मंत्री जो एक सदन का सदस्य है दूसरे सदन में बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन जिस सदन का वो सदस्य नहीं है उस सदन में उसे मत देने का अधिकार नहीं है। मंत्रिपरिषद का गठन, जैसा मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर करता है
विद एंड उसका अप्रूवल जो है वो प्रेसिडेंट करता है और इनकी जवाबदेही लोकसभा को होती है। यही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि जवाबदेही लोकसभा में होती है। मंत्रिपरिषद के मंत्री अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और लोकसभा के नए चुनाव के बाद नए मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता। अनुच्छेद 75 में ये भी कहा गया है कि किसी को भी मंत्री पद से हटाने की राष्ट्रपति की शक्ति वास्तव में प्रधानमंत्री की ही शक्ति है। किसी मंत्री को पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं, जिस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। मंत्रीगण किसी भी कारण से या मतभेद होने पर त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं रह जाता है तो भी उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। हालांकि इस स्थिति में यानी मंत्री संसद का सदस्य न रहते हुए भी अपने पद पर रह सकते हैं, बशर्ते उन्हें 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।